कोई बात नहीं, ठीक है। देखो बात ये कर रहे थे, मोशन इन 1D में जब हमने बात किया था ना, तो वन डायमेंशनल में केवल एक सिंगल डायमेंशन की बात होती थी। मतलब हम बस या तो एक्स एक्सिस में चलते थे और या तो किस में चलते थे, वाई एक्सिस में चलते थे। यही होता था, स्ट्रेट लाइन के केस में यही होता है। बट जब हम मोशन इन अ प्लेन में जाते हैं तो प्लेन में हमें पता है कि प्लेन तभी होगा जब दोनों एक्सिस का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब एक्स एक्सिस भी आएगा और वाई एक्सिस भी आएगा। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर अगर हम मूव कर रहे हैं तो ये प्लेन में बनेगा। अब प्लेन में किसी पॉइंट पे हमें जाना है, जैसे सपोज दैट मुझे इस पॉइंट को डिफाइन करना है, तो इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए तुम्हें क्या एक ओरिजिन मानना पड़ेगा। मैं पूछूंगा ना कि ये पॉइंट कहाँ है, तो तुम पूछोगे ना कि सर रेफरेंस पॉइंट आपने क्या लिया है। रेफरेंस पॉइंट दैट्स मीन ओरिजिन। इस ओरिजिन से आप देखोगे, तो इस ओरिजिन से अगर हम देखें तो क्या इस पॉइंट का डायरेक्शन इधर होगा। अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट P2 लेता हूँ, वो यहाँ है, तो क्या इसका और इसका दोनों का पोजीशन एक ही जगह है उस प्लेन में? नहीं सर, इस प्लेन में देखें तो इसका डायरेक्शन और पोजीशन दोनों बदल रहा है। उस प्लेन में कहीं पे भी तुम कहीं पे इससे जस्ट बगल में ही एक पॉइंट ड्रॉ कर लोगे तो उस पॉइंट का भी पोजीशन और डायरेक्शन दोनों बदल रहा है। पोजीशन का मतलब ये एंगल इंडिकेट, जो देखो ध्यान से एरो जो है इंडिकेशन कर रहा है, ये जो इंडिकेशन है ये क्या डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। और यहाँ देखो अगर मैं बात करूँ ये, तो ये क्या एंगल डिफाइन कर रहा है। क्या ये एक्स एक्सिस से इतना ऊपर गया है, क्या ये एक्स एक्सिस से इतना ऊपर गया है। मतलब इसमें दो चीज़ें दिख रही है आपको, पोजीशन और एंगल। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि हम वेक्टर और स्केलर जो कैटेगरी बना के रखे हैं, उस वेक्टर और स्केलर की कैटेगरी में वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और इसके कुछ अपने लॉ होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको एज ए स्केलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये अपने लॉ पे डिफाइंड होते हैं। इसीलिए मुझे पूरा एक टॉपिक लेके चलना पड़ता है, क्योंकि इनका लॉ है। तो लॉ है तो जैसे मान लो अब तुम एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा के लॉज हैं ना बहुत सारे। जैसे मान लो a का पावर 2 और यहाँ पे 3 लिख दिया, तो क्या a का पावर 6, ये तुम लॉ से ही तो पढ़े हो कि सर a का पावर अगर x और y होता है तो a x y हो जाता है। तो ये लॉ नहीं पढ़ा होता तो क्या ये हो पाता? नहीं। तो हमने अलजेब्रा के रूल्स में पढ़े हैं ये बात, इसीलिए इसके भी वेक्टर्स के रूल्स हमें स्पेशली इसके पूरे टॉपिक में जानना पड़ेगा। तो हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है क्या नहीं, हम सिंपल आते हैं। अब मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है वो, जैसे अब वेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हम फोर्स पे ही सारे एग्जाम्पल लेके चलेंगे मोस्टली, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। तो सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने बना दिया ये है वेक्टर। मैंने बोला वो फोर्स है सर कितने न्यूटन का, तो मैंने अभी बोला 2 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 2 न्यूटन का। और तो 2 न्यूटन का है तो कहीं लग रहा होगा ना, किसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, मतलब उसमें डायरेक्शन भी निर्धारित होगा। तो सर डायरेक्शन किधर लग रहा है, तो मैंने लिख दिया टूवर्ड्स ईस्ट। किधर लगा? टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट साइड में लगा है। तो सर यहाँ पे जो 2 न्यूटन ईस्ट की तरफ लग रहा है, तो देखिए मैं जब इस वेक्टर को बनाऊंगा ना, तो मैं क्यों ऐसे ही तो बनाऊंगा। ये वेक्टर है सर, अरे आपने डायरेक्शन पढ़ा होगा सर, ये ईस्ट होता है, ये क्या होता है, वेस्ट, ये क्या होगा, नॉर्थ, और ये होगा, तो क्या ईस्ट की तरफ लग गया है। ये एरो हेड है, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम दिया है इसको, एरो हेड। एरो का हेड है। एरो हेड जो है वो किस चीज़ को डिफाइन करता है, डायरेक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो वेक्टर को अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है हमारा। अगर बात करें तो मैंने वेक्टर बना दिया, कितने न्यूटन का बनाया, 2 न्यूटन का, और डायरेक्शन के लिए मैंने एरो हेड बना। सर ये 2 न्यूटन कहाँ दिख रहा है, तो जो इसकी पूछ दिख रही है, पूछ मतलब ये जो इसका ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं टेल। जो इसकी पूछ दिख रही है, इस पूछ पे हमने 2 तरह के ऐसे मैग्नीट्यूड बना दिए। मतलब सर ये 1 यूनिट जो है ये हो गया, और 1 यूनिट सर ये हो गया। तो सर 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, तो 1 न्यूटन के। तो सर 2 यूनिट है तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 न्यूटन।
समझ रहे इतनी बात? मतलब यहाँ से वेक्टर का तुम्हें रिप्रेजेंटेशन समझ लिया। क्या समझ लिया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में क्या समझा? सर वेक्टर के अंदर दो चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एरो हेड आता है, उस एरो का हेड आता है, और दूसरा क्या आता है? टेल आता है। तो सर एरो हेड क्या डिफाइन करता है? डायरेक्शन को डिफाइन करता है, और उसकी टेल जो होती है वो किस चीज़ को डिफाइन करती है? मैग्नीट्यूड को डिफाइन करती है। ठीक है इतनी बात दिमाग में घुसा? अच्छा अब सुनिए, मैंने अगर आपसे पूछा कि सर अभी तो मैंने 2 न्यूटन लिया था, किसी बंदे ने मेरे से बोला कि भाई मेरे पास एक फोर्स है वो 200 न्यूटन का है और वो टूवर्ड साउथ लग रहा है, टूवर्ड साउथ लग रहा है, तो बताइए क्या होगा? तो अब किसी बंदे ने हमसे ये पूछ दिया, भाई अब तो कॉपी भर जाएगा क्योंकि 2 न्यूटन तो इतना बड़ा है, तो 200 न्यूटन तो बहुत बड़ा होगा। तो नहीं, देखो एक सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा है। यूनिट का मतलब तो एजम्पशन है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने इंडिया का मैप बनाया और इंडिया के मैप में मैंने बोला कि बताइए कितना नदी बह रही है, कौन सी नदी कहाँ पे बह रही है, तो क्या आप नदी बनाने लगोगे वहाँ पे? नहीं, आप एक पर्टिकुलर एक लाइन बना दोगे कि सर ये वेज ऑफ वाटर हैं, सर ये वेज ऑफ कह सकते हो एरोप्लेन वाले हैं, एयर्स के वेज हैं। आपको मैंने क्या बोला था? सिंपल नदी वाले रास्ते बनाने हैं। तो आपने एक सिंपल इस तरह की लाइन सेलेक्ट कर ली, इस कलर की, ये पर्पल कलर की लाइट, जहाँ जहाँ आपने लाइन बनाया वहाँ मैं समझ जाऊँगा कि ये क्या होगा, ये कलर क्या डिफाइन करेगा? वाटर वेज को। किसको? वाटर वेज को। फिर मैंने बोला कि एयरवेज बनाओ, तो इंडिया के मैप में अपने जहाँ जहाँ ग्रीन कलर के रास्ते बना दिए, मैं क्या समझ जाऊँगा? ये ग्रीन कलर वाला क्या डिफाइन करेगा? एयरवेज को। ठीक है, एयरवेज को। क्लियर है? तो आप यहाँ से क्या समझ रहे हो? आपने क्या कलर से ही यूनिट मान लिया है कि अगर इस कलर का होगा तो ये, इस कलर का होगा ये। अब मान लो मेरे पास कोई बड़ी क्वांटिटी है, तो इतना बड़ा है तो क्या मैं उसको छोटे 2 यूनिट में डिवाइड कर दूं? मैं उसको 4 में कर दूं? मतलब सर मैं उतना ही बड़ा वेक्टर बनाऊंगा जितना पहले बनाया था, बट किस डायरेक्शन में लग रहा है? सर डायरेक्शन चेंज है साउथ में, तो क्या नीचे रहेगा? सर इधर हो गया। देखिए छोटा ही बनाया सर, मैं चाहूँ तो इसको देखिए, मैं 1 2 3, बताइए सर क्या 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 4, और क्या 1 यूनिट 50 के बराबर मान लूँ? ये भी तो कर सकता हूँ। क्या सर मैं इससे छोटा ही बना दूँ? कोई बंदा ऐसे बना दे और बोले कि सर इसमें 2 ही यूनिट बांट लीजिए, एक कितने का? मतलब इसके लिए 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 100 न्यूटन। क्लियर है इतनी बात? मतलब 100 न्यूटन के लिए 1 यूनिट और इसमें 1 यूनिट। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि हम वेक्टर के लिए बड़ा बड़ा सा वेक्टर नहीं बनाएंगे, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में उसका एरो हेड बस डिफाइन करेगा किस चीज़ को? डायरेक्शन को, और उसका टेल डिफाइन करेगा मैग्नीट्यूड को। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? चलो अब सुनो वेक्टर्स में how to find the angles between the vector, how to find, अभी आगे और बातें होंगी, पहले ये समझो, how to find the angle between vector। सर वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए आपको पहले ध्यान से समझना होगा, हिंदी में लिख रहा हूँ, हमेशा इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ऑलवेज टू वेक्टर, ऐसे भी। दो वेक्टर का क्या जुड़ा होगा? टेल से टेल जुड़ा होना जरूरी है, टेल से टेल जुड़ा होना जरूरी है। ठीक है भाई? जब भी तुम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल रहे हो तो हमेशा उन दो वेक्टरों का टेल से क्या जुड़ा होना जरूरी है? टेल। सर ये क्या है? थोड़ा ध्यान से समझिए। सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर है, मैंने बनाया यूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक वेक्टर और बना दिया, इसको इधर ले लेते हैं, हटाओ इसको, ये वेक्टर इधर है और सर एक वेक्टर इधर ले लिया, कलर चेंज कर लो,
ये, ठीक है। अभी बस समझो, एंगल अभी मैं पूछा नहीं, मगर क्या तुम इसमें अभी एंगल निकाल सकते हो? नहीं सर, क्योंकि हमेशा दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या जुड़ा होना चाहिए? टेल से टेल। तो देखो वेक्टर की एक खासियत है, वेक्टर जहां पे दिया है यही चीज आपको समझाना है मेन, इस कॉन्सेप्ट से तुम्हें यही चीज समझाना है। जैसे वेक्टर ये मैंने बना दिया, ठीक है, या वेक्टर मैंने ये बना दिया, तो इस वेक्टर को तुम आगे पीछे बढ़ा सकते हो, ये इसकी खासियत है अपने मन से। मगर तुम क्या नहीं चेंज करोगे? उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर में जब यही चीज़ नहीं चेंज करोगे तो क्या वेक्टर में कुछ बदलेगा? नहीं। मगर हाँ, जब तुम इसको आगे पीछे करोगे ना तो इसका पोजीशन जरूर बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? मतलब इस लाइन के ऊपर अगर तुम इसको आगे पीछे कर रहे हो तो क्या यहाँ से उठ के यहाँ जा सकता है, यहाँ से उठ के यहाँ जा सकता है, मगर क्या आपने डायरेक्शन बदला? नहीं। मतलब सर मैं इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर दिख रहा है, इस वेक्टर को अगर मैं उठा के यहाँ रखूँ तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ रखना चाहूँ तो यहाँ भी आ जाएगा, बट क्या यहाँ रख सकता हूँ मैं? क्या इसको यहाँ रख सकता हूँ? यहाँ यहाँ देखो, अभी यहाँ यहाँ कहीं भी रख लो ये जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, मगर क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ? नहीं। मगर डायरेक्शन अगर थोड़ा सा भी घुमा होता, थोड़ा सा भी घुमा होता तो क्या डायरेक्शन चेंज हो गया होता? मगर क्या मेरा ये वेक्टर का डायरेक्शन घूम रहा है? नहीं सर, यही ऐसे ही तो आगे पीछे बढ़ रहा है, इसी प्लेन में तो आगे पीछे जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है, अभी भी तो डायरेक्शन इधर ही है। समझो भाई मेरे बात समझो, ये कहानी समझो। जैसे मान लो ऐसे एक फिगर बना ले, ये ईस्ट है ये वेस्ट, अब तो समझ गए ना, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इसी वेक्टर को ले लो, इसी वेक्टर को ले लो, ये वेक्टर यहाँ से उठाओ, ले चलते हैं इनको भाई को। अब ये यहीं पे लगा था पहले, ठीक है, यहाँ पे लगा था। बताओ इस वेक्टर को तुम उठा के अगर ले जाना चाहते हो तो कहाँ ले जाओगे? तो सर हम इसको ऐसे पीछे ले जा सकते हैं, सर हम इसको यहाँ ले जा सकते हैं, सर हम इसको यहाँ ले जा सकते हैं। क्या कोई डायरेक्शन इसका बदल जाएगा? नहीं सर, ये हमेशा किस डायरेक्शन में वर्क करेगा? अरे क्या ये इन्हीं के बीच में होगा? ईस्ट साउथ बोलते हैं कि साउथ ईस्ट बोलते हैं? हमेशा पोल को पहले कंसीडर किया जाता है, ठीक है। पोलर्स जो होते हैं ना उनको पहले बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ना कि वेस्ट नॉर्थ। कभी ऐसा सुना है? नहीं, नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, हमेशा पोल पहले कंसीडर किया बोलने में, लैंग्वेज में। मतलब क्या इसका हम बोलना ये चाह रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो इससे ये समझ में आया कि सर इस वेक्टर को मैं उठा के क्या नीचे ले जा सकता हूँ? यस। और सर क्या मैं इस वेक्टर को आगे ले जा सकता हूँ? यस। तो अगर ये आगे चला गया, अब मैं फिगर में बना रहा हूँ, इसको मैं वाइट वाले कलर को मैं सर यहाँ बढ़ा के ले गया तो एक वेक्टर इधर हो गया, और इसको मैं नीचे लेके आया तो क्या ये वेक्टर यहाँ आ गया? अब बताओ क्या दो वेक्टर के टेल से टेल जुड़ गया? क्या यहाँ थीटा निकल सकता है क्या? समझ गए इतनी बात? तो एंगल तो वही होगा जो पहले था, इस वेक्टर के बीच का एंगल ये निकालना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो निकाल लेंगे। आइए निकालते हैं, पहले हम सीखते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, और मैंने आपसे बोल दिया कि ये सर इन दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल दे रखा है कितना? 30 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन द बोथ वेक्टर। जल्दी जल्दी कॉपी पे नोट करके बस एंगल ही बताते चलो। एक वेक्टर है सर, ये बनाइए, ये बनाइए। एक वेक्टर यहाँ बना लेते हैं सर, ये है, और एक वेक्टर इधर चल रहा है सर, ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। जल्दी बताइए इन दोनों वेक्टर के बीच का। आया पहले का आंसर? आया? 130? हाँ ठीक है, 1 बोलो, ठीक है ट्राई करते हैं। आओ सुनो,
ये 30 डिग्री है। देखो मैंने क्या किया, इसका फिगर मैं रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। मैं इस वेक्टर को उठा के आगे ले जा सकता हूँ और इसको क्या नीचे ला सकता हूँ। तो देखो ये जब आगे जाएगा तो कुछ यूँ चला जाएगा, नाम दे दो भाई, ए वाले को आगे ले गया, ए वाला ऐसे बन गया, ये बी वाला वेक्टर है सर, ठीक है। तो ये बी वाले वेक्टर को क्या मैं अब नीचे लाया हूँ, तो नीचे लाऊंगा तो ये आगे खसक गया है और ये नीचे आएगा तो क्या इसके पूछ से ऐसे जुड़ जाएगा। हटाओ ये सब, यहीं पे बनाओ, छोड़ो। बताओ क्या ये 30 है तो ये भी कितना होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल सर, समझे। बताओ इसका एंगल, जल्दी जल्दी बोलो। लेटर्स में अभी ए बी मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको बताया नहीं कि वेक्टर को ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, अभी बताएंगे। बट पहले बताओ इसका आंसर जल्दी। 105 आया भाई, किसी भाई का आया, इधर भी बोलो भाई, आप भी लोग, किसी का आया नहीं। इतने बताने के बाद समझ में नहीं पा रहे हो। मैंने देखो इस वाली लाइन को बस ऊपर ले जाना है और तो कुछ करना ही नहीं है, ख़त्म। जैसे ऊपर ले गए ख़त्म हो गया। सर ये 30 है, ये देखिए ध्यान से, 45 है तो ये कितना होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। सर ये 30 है, ये 90 है तो क्या ये 60 होगा। तो 60 30 90 और 40 और 5 मतलब 90 और 45, क्या 135 होगा। मतलब थीटा कितने डिग्री का, 135 होगा ना। अरे देखो 30, अच्छा सॉरी, इसको क्यों लिया गया, दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना है ना, तो यही लेना है ना, 60 और 45, 60 + 45 105, देन थीटा इज इक्वल टू 100। क्लियर है, निकाल लोगे। बस वेक्टर का रिवॉल्वेशन, ये रिवॉल्वेशन मतलब अपने पोजीशन को आगे पीछे वो कर रहा है और आप यहाँ से एंगल्स फाइंड आउट कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है वेक्टर के बीच में एंगल निकालना। तो वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बाद से वेक्टर का एंगल निकालना आपने देखा, आपको दे दूंगा, क्वेश्चन करके लाइएगा। पहले देखिए रिप्रेजेंटेशन में आप एक चीज़ और समझेंगे, यही बोला था मैं, बात नहीं भाई, शांत रहो। अभी 5 मिनट 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, अब अभी टाइम भी नहीं हुआ है, 2 बज रहा है एग्जैक्ट, लगते हो चिल्लाने। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये तो बता दिया आपको, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अब इसको लेटर में लिखेंगे कैसे, तो जैसे मैंने बोला एफ है, एफ मतलब फोर्स, तो फोर्स के ऊपर क्या बनाएंगे, वेक्टर, ठीक है। अच्छा ये बात दिमाग में होना चाहिए कि सर ये वेक्टर इधर ही आपने क्यों बनाया, इसका मतलब ये फोर्स ईस्ट की तरफ लग रहा है। अगर किसी बंदे का बोले कि कोई फोर्स नॉर्थ की तरफ लग रहा है तो क्या वो ऐसे वेक्टर बना देगा, नहीं भाई, यही तो कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, वो अभी भी ऐसे ही बनाएगा। दिस इज द क्वांटिटी, बस ये बोल रहा है कि भाई ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, बस ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि फोर्स, इसमें वो नहीं बताना चाह रहे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या, वो तो लिखेगा ना कि टूवर्ड द ईस्ट, टूवर्ड द वेस्ट। मैंने लिखूंगा यहाँ पे 5 न्यूटन, कहाँ पे, ईस्ट में, वेस्ट में, समझ रहे हो। तो ये चीज़ जो ऊपर एरो बना है, दिस एरो ओनली रिप्रेजेंट द, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, इज नॉट अ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करेगा, डायरेक्शन तो यहाँ पे अभी हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। बस ये समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया टॉर्क, लिख दिया टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके भी ऊपर क्या बना देंगे, ठीक है। मैंने मोमेंटम लिख दिया, मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आप ऐसे बहुत बड़े, वेलोसिटी, इसके भी ऊपर वेक्टर लिख दिया, एक्सीलरेशन, इसके भी ऊपर वेक्टर लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा मुझे फोर्स ऐसे भी अगर मैं लिख दूं थोड़ा बोल्ड लेटर में, तो भी समझना है कि वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। मतलब रिप्रेजेंटेशन में या तो एफ बना के ऊपर एरो बना दो, या तो उसी लेटर को कैसे लिख दो, बोल्ड में। मतलब आप देखे होगे ना, बोल्ड टाइप ऑफ फंट है, आपने देखा होगा कि इटैलिक, बोल्ड, नॉर्मल, 3 तरह के फंट होते हैं। उसमें से बोल्ड वाले फंट में अगर हम जाएंगे तो ये बोल्ड वाले फंट में किस में आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, समझे हो भाई, कोई दिक्कत है अभी तक नहीं। एंगल निकाल लोगे, बस इसी पे अभी क्वेश्चन दे दें, आगे पढ़ेंगे अभी, बट आज नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, ठीक है, 1-2 दिन में ख़त्म कर देंगे।
अभी आज कम ही पढ़ाएं क्योंकि वो टॉपिक कंप्लीट नहीं था। आप क्वेश्चन करके लाइएगा, लिख लीजिए फटाक फटाक क्वेश्चन करके लाइएगा। क्या भाई कुछ कह रहे हो? बहुत क्वेश्चन दे सकते हैं बट ठीक है, आप इतना करिए बहुत है। ये 60 है, 30 करके लाइएगा। 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, बाकी एक्स वाई प्लेन में बने हैं। फाइंड द वेक्टर, 2 वेक्टर हैं ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी के बीच में एंगल निकालने हैं। ठीक है, चलिए कल करके लाइएगा।